क्या आप डेली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, आज ये पार्ट उसका 44 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 43 पार्ट्स कवर अप किए हुए हैं जिसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें टोटल 435 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नेट, जेआरएफ, पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट के अकाउंटेंट की या पीएसयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 436 नंबर जो कि हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योर्ड टू द कंज्यूमर इन दी ग्लोबलाइजेशन। हमें बताना है कि यहाँ जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से ये फिक्स करना कि कौन सा जो कस्टमर है या कौन सा कंज्यूमर जो होगा वो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का उपभोक्ता नहीं हो सकता है। देखो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो लो प्राइसिंग से ये कुछ क्लियर नहीं होता है, बेटर सिलेक्शन से भी ये भी कुछ क्लियर नहीं होता है, फिर से हमारा अगर इम्प्रूव अगर आप किसी सर्विस को करते हो तो उससे भी क्लियर नहीं होता। बट एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली ये जो वर्ड है यही हमारा डोमेस्टिक लॉ ऑफ कंट्री को दिखलाता है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड। बाकी कोई चीजें आपको क्लियर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा है तो अगर एक चीज आपको पर्टिकुलर पता है कि ये जो है ये हमारा डोमेस्टिक की कहीं ना कहीं चीजों को शो करता है, तो अगर डोमेस्टिक लॉ से ये जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी नहीं। देखो मैंने क्या कहा, बाकी चीजें हमें पता नहीं है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है तो राइट आंसर भी हमारा वही होगा। बेसिकली ये तरीका है किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को सिलेक्शन करने का, ये किस तरह से आपको अपने एग्जाम को कंडक्ट करना है। इसलिए मैंने बाकी जो ऑप्शंस हैं उन्हें कुछ इस तरह से रखा है जिससे आपसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और कोई एक पर्टिकुलर ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको इस चीजों को क्लियर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा कुछ उसी तरह का है, इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। हमें बताना है कि यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड पर। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर हमारा इंपोर्ट बैंस को दिखाता है कि कौन कौन सी चीजें हमने बैन की हुई है इंपोर्ट में। बेसिकली ये जो बैन, इसका कहने का मतलब ये है कि वैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या फिर वैसे चीजें जो कि हमें ट्रेड करने की इजाजत नहीं देता है, लाइक आप कुछ इस तरह से इलीगल चीजें ट्रेड कर रहे हो या फिर कुछ आपकी जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग गलत है या फिर आप जो कंटेनमेंट यूज कर रहे हो वो गलत है। तो इस तरह की जब कोई चीजें आती हैं तो वन नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर के अंतर्गत में आ जाता है जिसे हम इंपोर्ट बैन कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 1987 में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट किया था हमारा जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी के तहत में ये लाया गया था। ठीक है, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डेट भी याद रखना है जिससे आपको ये सभी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। ध्यान से देखो, लिस्ट 1 सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लाइक करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, फिर हमारा यूनिट्रल पेमेंट सिस्टम है और फिर हमारे पास है ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट। तो बेसिकली ये सब चीजें दी हुई है। अब सिंपल से इन्हें मैच करवाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है। करंट अकाउंट, अब बताओ करंट अकाउंट किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जो करंट अकाउंट है बेसिकली ये हमारा जो चीजें विजुअल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती हैं उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेसिकली देखो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखने में समझ में नहीं आ रही कि ये इसी के साथ होगा, लेकिन एक सबसे आसान तरीका है वो है हमारा यूनिलेटरल पेमेंट यानी कि एक तरफा पेमेंट। अच्छा, एक तरफा पेमेंट आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जो हमारा एक तरफा पेमेंट को दिखलाता है, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जिसमें हम बेसिकली आप किसी को चीज को मरम्मत वगैरह यानी कि रिपेयरिंग वगैरह में जब खर्च करते हो तो बेसिकली इसमें आपका सिर्फ एक तरफा होता है, ना कि आपका कुछ आता है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर सी में 3 आप ध्यान से देखो तो किसमें आपको
सी में 3 दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी में ही ये चीज़ दिख रहा है। अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं भी पता है तो आप केवल सी को आंसर मारोगे ना तो भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये भी एक तरीका है। बट आगे हम देख ही लेते हैं कंटिन्यूसली जब देखते हैं। कैपिटल अकाउंट जो हमारा ऑफिशियल कैपिटल है, कितनी हमारे पास कैपिटल है, इन चीज़ों को दिखलाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट है, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, कितनी हमारे पास फॉरेन करेंसीज रखी हुई हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें पर्टिकुलरली उसी से मैच कर रही है। ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास मैच करवाने के लिए दिया हुआ है हमारे पास लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में हमारे पास बेसिकली कुछ योजनाओं का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि पहला है हमारा विशेष कृषि उपज योजना, फिर हमारा ईपीसीजी, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए इन सभी का, डीएफआरसी और फिर डीईपीबी। अगर इनका फुल फॉर्म याद हो तो पर्टिकुलरली आप बड़े आराम से इसे टिक कर सकते हो। चलो पहले फुल फॉर्म देख लो, जिससे आपको ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ईपीसीजी यानी कहने का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग उसे आगे बढ़ाते हैं उसे हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डीएफआरसी। डीएफआरसी कहने का मतलब होता है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, यानी किसी एक पर्टिकुलर ड्यूटीज में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें लाइक आपको किस तरह से बोलूं, मतलब कुछ जो कि आपको रीफिल करने वाला होता है या फिर आप पर्टिकुलरली बार बार इस्तेमाल करते हो, उन सब चीज़ों को, वैसी चीज़ें अगर आपको फ्री में दी जाती है जो कि आप ड्यूटी में इस्तेमाल कर रहे हो, विद इन ड्यूटी में अगर आपको दी जा रही है तो उसे कहा जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डीईपीबी। डीईपीबी यानी फुल फॉर्म होता है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर डीईपीबी का बेसिकली आपसे फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो ये तो अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो ये आप डायरेक्टली इसे टिक कर सकते हो। डी का 2 चेक करो, डी का 2 किस में है, तो ये और ये तो आपका आंसर ऐसे ही कैंसिल हो गया। बी और डी में कोई राइट आंसर हो सकता है। ठीक है ना। एक इसीलिए बता, फुल फॉर्म अगर याद हो तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद क्या है विशेष कृषि उपज योजना। विशेष कृषि उपज योजना जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है हमारा, हमारे जो एक्सपोर्ट जो गुड्स होते हैं, गुड्स यानी कि जो कृषि वाले गुड्स होते हैं, लाइक फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, जो हमारा अलग अलग टाइप के जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं जो कि कृषि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, उन सभी में जो हमारा एक्सपोर्ट में जो हेल्प मिलता है उन्हें हम लेके आते हैं विशेष कृषि उपज योजना के अंतर्गत में। क्लियर है ये चीजें। बाकी चीजें अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट का 3 मतलब राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि ये दोनों पर्टिकुलर चीजें आपको मिल चुकी हैं। ठीक है। चलिए बी का देख लेते हैं। बी का यानी कि ईपीसीजी, अगेन अगर आप फुल फॉर्म आपको याद हो तो आप यहाँ से फिर से देखो तो आपको प्रमोशन दिया जा रहा है किस चीज पर, एक्सपोर्ट पर, यानी कि एक्सपोर्ट में जितनी भी डिफिकल्टीज आएंगी आप उन्हें क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो अगेन ये इसका पर्टिकुलर चीज हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है जो कि आपकी ड्यूटी पर आपको फ्री फ्यूल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। जो भी आपकी रिलेटिव ड्यूटी होगी जो आप इंपोर्ट इसमें इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आपको ड्यूटी फ्री फ्यूल प्रोवाइड करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए हमारा, क्योंकि पर्टिकुलरली यही सभी चीजों में फिट बैठ रहा है। क्लियर है मेरे ख्याल से ये सभी चीजें आपको। चलिए आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आखिरी क्वेश्चन अगेन हमारे पास कुछ वैसे ही है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड बैंक की एजेंसी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगेन अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो आपके लिए काफी इजी होगा, अदरवाइज फिर से यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म अगेन आपको सभी चीजें क्लियर करवा देती है और सभी चीजें आपको बता देती है। विथ डेट हमने लिया हुआ है, इससे आपको कौन कौन सा कब फाउंडेशन डेट है वो आप याद रखो। MIGA। ठीक है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बेसिकली ये 1988 में स्टेब्लिश हुआ था। तो क्या हमारा ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है या नहीं? शायद जी हाँ, ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है हमारा। नहीं पूछा गया है, आपको नॉट वाला आंसर देना है। ठीक है। ADB, ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1966 में है और राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का यही है हमारा। बी नंबर इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा डिस्प्यूट्स होती हैं उन सभी को ये सेटलमेंट करने की कोशिश करती है और ये भी 1966 में स्टैब्लिश की गई थी। और लास्ट जो है वो है हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960 में बनाया गया था, IDA। क्लियर है। ये चारों फुल फॉर्म
विथ डेट आपको याद रखना है, और 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर करना है आप सभी को। ठीक है, चलो अगेन मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।